नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हमने पेपर 5 के अंतर्गत 1857 की क्रांति के विषय में पढ़ा। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट लेके भी चल रहे हैं ताकि आपका पेपर 1 में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इसे कर लें। पेपर 1 में भारत शब्द इस्तेमाल होगा और पेपर 5 में आपके लिए उत्तर प्रदेश शब्द इस्तेमाल करके, संयुक्त प्रांत शब्द इस्तेमाल करके सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा विविधताएं इसमें नहीं है। जो घटनाक्रम भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण है वही संयुक्त प्रांत के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, कारण कि इसका 90% हिस्सा 1857 के विद्रोह का 90% हिस्सा संयुक्त प्रांत में ही घटित होता है। इसलिए 1857 की क्रांति चाहे आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ें या भारत के संदर्भ में पढ़ें, कमोवेश एक जैसे ही है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि को समझा था, उसके कारण समझे थे और उत्तर प्रदेश में उसके प्रसार समझे थे। ठीक है, प्रसार हो गया। प्रसार के बाद अब हम, क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति या विद्रोह सफल नहीं हुआ। ठीक है, प्रसार आपने देखा, उस समय अंग्रेजों से हमने जो बढ़त हासिल की वो देखी आपने, और अब दमन में किस तरह ये आंदोलन कुचला जाता है और क्या इसके परिणाम रहे, असफलता के कारण क्या रहे, उनके क्या परिणाम हुए, अब हम इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम दमन को देख लेते हैं। इसे शॉर्ट में समझेंगे, ज़्यादा अलग से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसे आप बस कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी जैसे सवाल की प्रकृति हो। ठीक है, विद्रोह का दमन। सबसे पहला प्रहार दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने, विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया था और वहीं से ऊर्जा सबको मिल रही थी। ठीक है, सम्राट तो बहुत ही कमजोर था, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप में उसका महत्व था और प्रतीक पर ही अंग्रेजों ने सबसे पहले हमला किया निकलसन के नेतृत्व में। और निकलसन को इस विद्रोह में सफलता भी मिली, साथ में अपने प्राण भी गंवाने पड़े, काफ़ी बहादुरी से लड़ा। हडसन के समय में दिल्ली में विद्रोह दबा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा चूंकि विषय का जो केंद्रीकरण है उत्तर प्रदेश है, तो अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में विद्रोह का दमन कहाँ कहाँ हुआ, विद्रोह किस तरह हुआ। ठीक है, कानपुर। ठीक है, कानपुर में इलाहाबाद से आए कर्नल नील ने तांडव मचाया। ठीक है, विद्रोहियों का दमन शुरू हुआ, लेकिन सफलता किसे मिली? अंतिम सफलता मिली कैंपबेल को। ये ब्रिटेन से बुलाए गए थे विद्रोह को शांत करने के लिए, कैंपबेल। ठीक है, कॉलिन कैंपबेल इनका पूरा नाम था। ठीक है, झांसी ये आप स्थल कर दीजिए और यहां कर दीजिए अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी जिनके नेतृत्व में विद्रोह का दमन हुआ। ठीक है, झांसी, झांसी आपको पता ही है, ह्यूरोज। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पराजित होती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में लॉरेंस ने मोर्चा संभाला था। रेजिडेंसी वाले हमले में लॉरेंस की मौत होती है। ठीक है, और अंत में कानपुर से ही कैंपबेल कानपुर में विद्रोह का दमन करके लखनऊ पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ के भी विद्रोह का पतन कैंपबेल करते हैं। ठीक, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कर्नल नील। ठीक है, कहीं कहीं ब्रिगेडियर भी मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नील आप याद रखिए, कर्नल नील
हो सकता है प्रमोशन हो गया हो इसी दौरान। ठीक है, बरेली, बरेली में भी कौन करता है, कैंपबेल। लखनऊ से ये बरेली पहुंचते हैं, कानपुर से, कानपुर से अब एक पैटर्न देखिए इनका, ठीक है, कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। शाहजहांपुर में भी यही रहते हैं, ठीक है, शाहजहांपुर, यहाँ भी कैंपबेल। और कुछ बचा, फतेहपुर, फतेहपुर, ये थे आपके नील, कर्नल नील या ब्रिगेडियर नील। यहाँ पर 52 इमली की घटना के विषय मैंने बोला था चर्चा करेंगे दमन के समय, तो आप देखते हैं 52 इमली की, चूंकि ऐतिहासिक महत्व का 52 इमली मुद्दा है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं 52, ठीक है। जोधा सिंह अपने विद्रोह साथियों के साथ, जिनकी संख्या 51 थी और उनको मिलाकर क्या हो गया 52, ये एक मुखबिरी के तहत पकड़े जाते हैं और खजुआ में एक इमली के पेड़ पर इन्हें लटका दिया जाता है और इन्हें तब तक नहीं उतारा जाता जब तक ये पूरा शरीर कंकाल नहीं हो जाता, ठीक है। कोई और किसी और को उतारना इनके लिए उतारने की अनुमति थी नहीं, सीधा आदेश था कि जो इन लाशों को उतारेगा उसको खुद फांसी की सजा मिलेगी। तो जब तक ये कंकाल नहीं हो गए तब तक इनको उतारा नहीं गया। यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के इसमें। तो ये हमने पढ़ लिया दमन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि चूंकि असफल हो गए विद्रोह तो उसके कारण रहे होंगे कुछ, असफलता के कारण, असफलता के कारण, चलिए पहले सारे कारण हम एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, व्याख्या उनकी बाद में करेंगे। पूरे कारणों पर जब हम एक दृष्टिपात कर लेंगे तो एक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा इस विषय में, ठीक है। स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, स्पष्ट उद्देश्य का अभाव, क्रांतिकारियों में क्या था, स्पष्ट उद्देश्य का अभाव था। दूसरा, ठीक है, स्थानीय राजाओं, सामंतों, ठीक है, का असहयोग, ठीक है। अगला, योग्य नेतृत्व का अभाव, योग्य नेतृत्व का अभाव भी दिखा। अपवाद स्वरूप कुछ जगह स्थिति सही थी लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था। जनसाधारण, ठीक है, जन साधारण का क्या था, समर्थन तो था पर क्या था, अपर्याप्त, अपर्याप्त समर्थन। आगे चर्चा करेंगे व्याख्या के समय इस तरह, अपर्याप्त समर्थन, ठीक है। और ठीक है, योग्य नेतृत्व का अभाव, जनसाधारण का अपर्याप्त समर्थन, विद्रोहियों के साधन, सीमित साधन, विद्रोहियों के सीमित साधन, साधन से ये लोग हीन भी थे, ठीक है। पूरी व्याख्या आगे करेंगे, ठीक है। कंपनी के अनुकूल परिस्थितियां,
साथ ही कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय प्रशासन वही था, कंपनी के अनुकूल परिस्थितियां, परिस्थितियां, ठीक है। अब इन्हीं की एक एक करके व्याख्या करते हैं और समझते हैं। पहला है आपका स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। ठीक, विद्रोहियों के साथ एक समस्या थी कि ना तो इनकी कोई राजनीतिक दृष्टि थी, भविष्य की रूपरेखा भी नहीं थी कि अगर सफलता मिलती भी है तो किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था का आखिर निर्माण किया जाएगा। वास्तव में सबके अपने स्वार्थ थे, इसीलिए लड़े थे। तुम देखते हैं कि इनकी क्या थी, इनका जो उद्देश्य था वो बहुत स्पष्ट नहीं था। ठीक है, भविष्य की रूपरेखा का अभाव दिखता है इनकी योजना में। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी स्थापित होगी ये नहीं पता था। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी ये भी नहीं पता था। क्या पहले ही मुगल ढांचे पर राज्य का निर्माण होगा या उस समय उदार लोक उदार राजतंत्र, ठीक है, जैसे कि संसदीय राजतंत्र ब्रिटेन में प्रचलन में आ चुका था उस तरह होगा, या अमेरिका की तरह लोकतंत्र की स्थापना होगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। ठीक है, तो ये लड़ तो रहे थे लेकिन इनको पता नहीं था कि अगर सफलता मिल भी गई तो किस तरह का राज्य स्थापित होगा। ठीक है, दूसरा स्थानीय राजाओं और सामंतों का असहयोग। यहां स्थिति भारतीय संदर्भ में थोड़ा सा बदलती है। भारत के किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में संयुक्त प्रांत में स्थानीय राजा और सामंतों का असहयोग इतना ज्यादा नहीं था, पर्याप्त सहयोग था। ओवरऑल जब देश के संदर्भ में देखेंगे, जब आप राजस्थान सीमावर्ती राज्य देख लेंगे, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत उस समय था, बिहार, उस उनकी तुलना में अगर देखें तो भारत के में उत्तर प्रदेश के विद्रोहियों को अपने स्थानीय राजाओं और सामंतों का पर्याप्त सहयोग मिलता है। हाँ, सारे लोग सहयोग नहीं करते पर तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। हाँ, इसमें एक चीज और देखिए, विद्रोहियों को कुछ नुकसान इस समय धोखे और मुखबिरी से भी हुआ, और ये इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया। जो भी सीमित लोग अंग्रेजों के साथ थे इन तत्वों में, उनके द्वारा एक अंजाम दिया गया। और आप देखेंगे शाहजहांपुर में मौलवी अहमदुल्ला की हत्या इसी का परिणाम थी। मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में इन्होंने नेतृत्व किया था, लखनऊ में बेगम का सहयोग किया था, और शाहजहांपुर पहुंचे थे, वहां इनकी हत्या कर दी जाती है सामंतों के मुखबिरी के कारण। ठीक है, तो कुछ तत्व थे पूरे भारत के संदर्भ में या उत्तर भारत के संदर्भ देखें तो संयुक्त प्रांत में ऐसा कम मिलता है, ज़्यादातर लोगों को सहयोग मिला था विद्रोहियों को, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थी, ठीक है, जहां पर होता है। चलिए तीसरा, योग्य नेतृत्व का अभाव। कुछ उदाहरण आप छोड़ दें तो योग्य नेतृत्व, जहां ये संयुक्त प्रांत पूरा इसके प्रभाव में था, वहां नेतृत्व उतना स्तरीय नहीं रहा। ठीक है, केवल आपको देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब,  ठीक,  है,                                                                                                           ठीक,
तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, और मौलवी अहमदुल्ला, अभी चर्चा की, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला। ये इन्हीं लोगों का नेतृत्व सही तरीके से विद्रोह को प्राप्त हुआ। बाकी जगह यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन जैसा ही रहा है, जिसका जो मन आया जब मन आया किया, नहीं मन हुआ नहीं किया, ठीक है। तो योग्य नेतृत्व यहाँ नहीं मिलता। जबकि इसके विपरीत जब अंग्रेजों की बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे निकलसन, हडसन, लॉरेंस, आउटरम, हडसन, नील, कैंपबेल, ह्यूरोज, ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां उनको योग्य सेनापतियों का लाभ मिला है, ठीक है। ये जन्म एक अनुशासित योद्धा के रूप में लड़े, इनमें से बहुत से शहीद भी हुए, ठीक है। और ने योग्य नेतृत्व की जब तुलना करते हैं तो जो ज्यादा अनुशासित था, विजय श्री भी उसे के हाथ लगी। जन समर्थन का पर्याप्त, ठीक है, का अपर्याप्त समर्थन। शेष भारत की तुलना में अगर देखें तो संयुक्त प्रांत में जन समर्थन ज्यादा मिला, बल्कि विद्रोह का आकार भी यही लेता है। सैनिकों के साथ मिलकर जनमानस ने इसके स्वरूप को बढ़ाया था, ठीक है, इसकी प्रकृति को बढ़ाया था। लेकिन बहुत लोगों की तब भी समर्थन तो था, पर सक्रिय सहयोग बहुत कम लोगों का मिला, ठीक है। सक्रिय सहयोग जनता का नहीं मिला। देखकर तारीफ करने वाले लोग तो थे, ठीक है, हथियार उठाने वाले नहीं। सक्रिय सहयोग कम। कैसा सहयोग किया इन लोगों ने? भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक लगाव तो रखा, ठीक है, लेकिन सक्रिय सहयोग कम रहा। ठीक। और इनके समर्थन का ही असर था कि किसी भी आंदोलन, किसी भी विद्रोह में, किसी भी झड़प में 1000 लोग इकट्ठे करना एक बड़ी बात थी उस समय। कानपुर का अगर अपवाद छोड़ दे, उसमें लगभग 10 से 15,000 लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हमला किया था। तो ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं कि हजारों की भीड़ आई हो और किसी भी ऐसे अंग्रेजी संस्थापना में, स्मारकों में ऐसे हमले हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विद्रोहियों के सीमित साधन। विद्रोहियों के सीमित साधन। साधन की तुलना में जो शत्रु सामने था, विद्रोही उससे बहुत पीछे थे। सबसे बड़ी कमी तो धन की ही थी। दूसरा, आधुनिक शस्त्रों की कमी थी। तीसरा, तकनीकी क्षेत्र में भी पीछे थे। संचार व्यवस्था अंग्रेजों की सुदृढ़ थी और इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। संचार व्यवस्था में क्या था? डाक और तार, डाक तार, ठीक है, साथ ही रेलें, ठीक है, तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक सैनिकों को पहुंचाने में सहायक थे। विद्रोहियों के पास धन था नहीं और शस्त्र केवल क्या थे? शस्त्र केवल लूट से मिल सकते थे। लूट उन्होंने की भी। जैसे ही गोलियां खत्म, वैसे ही मजबूरी में उनको तलवार और भाले में आना पड़ा। और तलवार, भाले और इनफील्ड राइफल, इनकी तुलना हो नहीं सकती थी, ठीक है। और विद्रोहियों को क्या हुआ? पराजय हाथ लगे। ठीक, अब देखते हैं छठा, कंपनी के अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है,
कंपनी के अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, विद्रोह की शुरुआत की टाइमिंग सही नहीं थी सब, क्योंकि वही वो टाइम था जब क्रीमिया का अभियान हो चुका था, चीन का युद्ध समाप्त हो चुका था और सैनिक भारत लौट चुके थे। जब विद्रोह की खबर पहुंची तो यूरोपीय सैनिक भी भारत भेजे जा सके। ठीक है, आते ही जैसे ही विद्रोह की शुरुआत हुई तो क्या हुआ, सैनिक भर्ती भी बढ़ा दी गई। तो हम देखते हैं कि कंपनी की जो परिस्थितियां थी उस समय प्रतिकूल नहीं थी। ठीक है, विद्रोह की जो शुरुआत की टाइमिंग थी उसमें ऐसी परिस्थितियों पर विचार नहीं किया गया था जिसका लाभ उठाया जा सके। तो क्या था, चीन और क्रीमिया के युद्ध समाप्त हो चुके थे। चीन और क्रीमिया के युद्ध समाप्त 1856 में ही। ठीक है, और सैनिक भारत लौट चुके थे। दूसरा कदम उठाया, सैन्य भर्ती। 3 लाख लोगों की भर्ती इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ की। ठीक है, सैन्य भर्ती 3 लाख प्लस। और इसका असर ये हुआ कि विद्रोही जो साधन से भी हीन थे और नेतृत्व से भी लगभग हीन ही थे, प्लानिंग से भी हीन थे, तो पराजय भी स्पष्ट थी और हुई भी। ये रहे असफलता के कारण। अब देखते हैं 1857 विद्रोह के परिणाम या प्रभाव। ठीक, विद्रोह तो दबा दिए गए और ब्रिटिश सत्ता के प्रतिरोध की शानदार परंपरा कायम करने में ये विद्रोह सफल भी रहा। ठीक है, आगे जो भी स्वतंत्रता संघर्ष किए गए, जो भी आंदोलन किए गए, उन सब में इसने प्रेरणा के रूप में एक जगह बनाई। ठीक है, और कुछ परिवर्तन, अपनी असफलता के बावजूद कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी ये देके गया। मुगल साम्राज्य जैसी एक जर्जर अवस्था वाली प्रणाली का क्या हुआ, पतन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने इस विद्रोह का दमन किया था, खुद उसका पतन हो गया। ठीक है, भारत से उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, बदले में ब्रिटिश क्राउन सत्ता को ग्रहण करता है। ठीक है, एक तरह से सत्ता का हस्तांतरण होता है एक ब्रिटिश सत्ता से दूसरी ब्रिटिश सत्ता में। ठीक है, इसमें भारतीयों को कुछ नहीं मिलता, भारतीयों पर इसका नियंत्रण और बढ़ना होता है आगे। ठीक है, वो देखेंगे हम। तो एक एक करके देखते हैं प्रभाव पड़ा क्या। सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक परिवर्तन। ठीक है, प्रशासन के स्तर पर क्या परिवर्तन है। अठारह सौ अट्ठावन के एक्ट के तहत अब सत्ता कहां चली गई, ब्रिटिश क्राउन पे, ब्रिटिश क्राउन में निहित हो गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए लगाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या हुआ, कोई औचित्य नहीं बचा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर दिया, समाप्त। भारत राज्य सचिव, नया पद आया इसकी जगह, भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया काउंसिल इसका पूरा नाम था, भारत राज्य सचिव। ठीक, ये हो गया प्रशासनिक परिवर्तन। अगला परिवर्तन
सैन्य प्रशासनिक परिवर्तन। वो परिवर्तन आपका सिविल परिवर्तन था प्रशासन में, ये था सैन्य परिवर्तन। सैन्य प्रशासन, ठीक है। चूंकि इस विद्रोह की शुरुआत सैनिकों ने की थी, तो सबसे बड़े परिवर्तन तो इसी में हो गए, ठीक है। भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, और ऐसा किया गया किसके? पील कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। पील महोदय ने जो रिपोर्ट दी, पील कमीशन, उसके आधार पर सेना का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में क्या था? रेशियो, भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात क्या हो उस पर चर्चा की गई, ठीक है। और यूरोपीय सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों के सापेक्ष बढ़ाई गई, ठीक है। जैसे बंगाल में 1:2 था, क्योंकि बंगाल पूरे प्रभाव में था और वहां किसी विद्रोह के उस समय अवसर उपलब्ध नहीं थे, तो वहां 1/2 थे, अर्थात एक यूरोपीय सैनिक, तो उसके बदले उसके सापेक्ष जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी वो कितनी थी? 2। लेकिन महाराष्ट्र में, जो कि बंगाल जैसी स्थिति धारण नहीं करता था, विद्रोह के अवसर थे, वहां था 1:5, ठीक। तो पील कमीशन पे भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ, और जो आज रेजिमेंट आप सुनते हैं, जाति आधारित, ठीक है, रेजिमेंट प्रणाली, तो क्या किया गया? जाति आधारित। ये इसी समय की घटना, जाति आधारित। आप देखते हैं सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ठीक है, ये इसी समय घटना है। और इसका उद्देश्य उस समय फूट डालो राज करो की नीति पर था, क्योंकि ये ज्यादातर लड़ाका जातियों से संबंधित रेजिमेंट थी, तो सब एक से बढ़कर एक युद्ध में प्रदर्शन करें, मरे कटे, इसके लिए ऐसा किया गया था, ना कि इसके पीछे कोई सकारात्मक उद्देश्य था। फिर आज क्यों ऐसे आए? आज तो देश आजाद हो चुका है, रेजिमेंट प्रणाली आज भी अस्तित्व में है, क्योंकि सरकार को उसका अभी भी फायदा युद्ध क्षेत्र में दिखता है। हर रेजिमेंट अपने आत्मगौरव, अपने सम्मान और अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए लड़ता है, और उसका लाभ अल्टीमेटली देश को मिलता है, इसीलिए सरकार रेजिमेंट खत्म नहीं कर रही, ठीक है। हाँ, यहाँ एक परिवर्तन और किया गया, सैन्य भर्ती में संयुक्त प्रांत को अब उपेक्षित किया जाने लगा, क्योंकि ज्यादातर सैनिक यहीं से शामिल थे, ठीक है। जो ज्यादा भर्तियां कहाँ से की गई? सिख रेजिमेंट से। इन्होंने विद्रोह का दमन करने में साथ दिया था। गोरखा, ठीक है, गोरखा और पठान, विद्रोह के दमन करने में इन तीनों का सबसे ज्यादा योगदान था, और अब सैन्य भर्तियों में इनको क्या प्राथमिकता दी जाने लगी। तो ये रहा आपका सैन्य प्रशासन में परिवर्तन। हाँ, एक चीज और इसमें देख लीजिए, तोप खाना, ठीक है। तोप खाना हमेशा से भारतीयों से छीन लिया गया, कोई भी भारतीय पदाधिकारी इसका प्रमुख नहीं बन सकता था सेना का, केवल यूरोपियों को। तोप खाना केवल यूरोपियों को था। यूरोपीय, ठीक है। तो सैन्य प्रशासन में हमने देख लिया, सेना का पुनर्गठन किया गया पील कमीशन के आधार पर, जिसमें रेशियो मेंटेन किए गए, कहाँ 1/2 रहेगा, कहाँ 1/5, जो भी जैसी जगह थी सबके लिए अलग अलग था। रेजिमेंट प्रणाली को जाति आधारित बनाया गया, ठीक है। कुछ जातियों और धर्म के सैनिकों को वरीयता मिली और कुछ को उपेक्षित किया जाने लगा। तो ये हमने देख लिया सैन्य प्रशासन में परिवर्तन, ठीक। अब देखते हैं रियासतों, ठीक है, रियासतों के प्रतिनिधि। भारतीय संदर्भ में जब देखते हैं समग्र उसमें, तो रियासतों का ज्यादातर सहयोग अंग्रेजों को मिला, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं, तो
अन्य क्षेत्र की तुलना में यहाँ विद्रोहियों को ज़्यादा सहयोग मिला। ठीक है, फिर भी एक योजना के तहत जमींदार, तालुकेदार, ठीक है, जो भी रहे संयुक्त प्रांत के, उनके साथ संबंध अच्छे बनाने के प्रयास ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, आगरा अवध की वजह संयुक्त प्रांत लिख देते हैं। इनसे संबंध सही करने के प्रयास किए गए, क्योंकि ऐसा माना गया कि आगे किसी भी विद्रोह की स्थिति में ये क्या कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं। संयुक्त प्रांत के जमींदारों, राजाओं, जमींदारों, सामंतों ने तालुकेदार, जमींदार जैसा ही पद था, कहीं जमींदार तो कहीं तालुकेदार। एक अंतर था इनमें वंशानुगत का। इन सब की क्या की, जमीनें जो जब्त कर ली गई थी विद्रोह के दमन के समय, वो वापस कर दी, जमीनें वापस। ठीक है, जमीनें वापस हो गई। तीसरा हो गया लोक सेवाओं। ठीक है, लोक सेवाओं के प्रति नीति परिवर्तन। जल्दी ही व्यवस्था शुरू हुई थी डलहौजी के समय कि परीक्षा प्रणाली के द्वारा अधिकारियों का चयन किया जाए। ठीक है, और इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सशक्त हो गए और लगातार इस सेवा में आने से भारतीयों को रोके जाने के हथकंडे अपनाने लगे। हथकंडा था उम्र। ठीक है, आयु सीमा को लगातार घटाया जा रहा था, आयु सीमा को लगातार घटाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जिससे इनकी सफलता की दर कम रहे। ठीक है, हाँ, देशी रियासतों की प्रत्येक नीति में एक चीज और ध्यान रखिए, डलहौजी के समय जो गोद ले दत्तक पुत्रों को अवैध घोषित किया गया था राज सत्ता के लिए, उसको स्वीकृति मिल गई। ठीक है, गोद लेने की परंपरा राजाओं में जो प्रचलित थी उसे स्वीकार किया गया था। यह था आपका रियासत में स्वीकार, अर्थात अब ये दत्तक पुत्र राजा बन सकता था अगर वैध पुत्र नहीं तो। परंपरा को अनुमति। ठीक, हाँ, तो हम चल रहे थे लोक सेवा के प्रति नीति पर, और इस नीति का असर उन लोगों पर पड़ा जो नए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यवर्गीय युवा थे और लोक सेवा में अपने अवसर तलाश रहे थे। उनके लिए काफ़ी बड़े झटके की बात थी। ठीक है, इन लोगों ने विद्रोह की भी बहुत आलोचना की थी। इनका मानना था कि विद्रोही पिछड़े विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए 1857 के विद्रोह में ये अंग्रेजों के साथ ही रहे, सक्रिय रूप से नहीं तो कम से कम विचारधारा के स्तर पर। ठीक है, लेकिन लाभ कुछ ना हुआ। सत्ता का जब परिवर्तन हुआ, विद्रोह का दमन कर दिया गया, तो हथौड़ा इन पर भी पड़ा। ठीक है, और इनकी चापलूसी धरी की धरी यहाँ रह जाती है। आगे देखते हैं। समाज सुधार नीति में परिवर्तन। ठीक, ये हो गया आपका 5वां।
1857 से पहले समाज सुधार का एक वातावरण चल रहा था। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन जैसे लोग इसमें सक्रिय थे। सरकार पर दबाव डालकर बहुत से ऐसे परिवर्तन कराने में सफल भी रहे जो समाज के दृष्टिकोण से उस समय अच्छा माना जा रहा था। हालांकि रूढ़िवादी जनमानस उसे अपनी व्यवस्था में हस्तक्षेप के रूप में देख रहा था और यह भी माना गया कि 1857 के विद्रोह में ऐसे परिवर्तनों का भी एक रोल था। ठीक है, तो सरकार ने अब इस सुधार नीति को क्या किया, समाज सुधार की नीति से हाथ खींच लिए। सुधार प्रक्रिया से क्या किया, हाथ खींच लिए। साथ ही खींच लिया वो तो ठीक था, रूढ़िवादी तत्वों को अब समर्थन देने लगे। रूढ़िवादी जो व्यवस्था के परिवर्तन के खिलाफ थे, रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन किया, तो समाज सुधार प्रक्रिया को भी अब एक धक्का लगना स्पष्ट था। छठा, नस्लवाद, नस्लवाद के प्रति। ठीक, या नस्लवादी नीति, ज्यादा सही क्या है, नस्लवादी नीति। दोनों ही पक्षों से नैतिक पतन की सूचनाएं मिलती हैं। जिस तरह से महिलाओं बच्चों की हत्याएं की गई, दोनों तरफ से की गई। ठीक है, बहादुर शाह जफर के 2 लड़के और एक पोते को उसके सामने ही गोली से मारा गया। ठीक है, और जिस तरह बेबी घर की घटना में अजीजन भाई और बेगम फातिमी के द्वारा महिला और बच्चों की हत्या की गई। ठीक है, तो दोनों तरफ से ऐसी घृणित घटनाएं घटित हुई कि उसका असर विजेता और पराजित के बीच पड़ने वाला था। अब नस्लवाद और चरम रूप में प्रकट हुआ। ठीक है, घृणा बढ़ी। ठीक है, तो क्या हुआ, नस्लवाद और बढ़ा और ये हर क्षेत्र में देखा जाने लगा। आपने देखा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्या थे, नस्लवाद का ही परिणाम था। तो घृणा बढ़ी और नस्लवाद बढ़ गया। किस लिए, 1857 में जो भी हिंसाएं हुई, नैतिक अनैतिक, ठीक है, तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में आप ये परिणाम देखते हैं। प्रेस नीति, ऐसा माना गया कि प्रेस का बहुत बड़ा रोल था 1857 के विद्रोह के प्रसार में। तो अब इसकी प्रसार को, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता को खत्म करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, नियंत्रित किया गया, खत्म नहीं, नियंत्रित। उसके लिए क्या किया गया, हाँ, सबसे पहले तो 1861 आईपीसी में इसका प्रावधान किया गया 3 साल की सजा का, कि ऐसी कोई भी गतिविधि, चाहे वो शारीरिक रूप से या लेखन रूप से की जा रही हो, जो ब्रिटिश राज के लिए खतरा पैदा कर सके, तो उसमें 3 साल कारावास की सजा थी। साथ ही देश निकाला की भी इसमें सजा थी, देश निर्वासन या देश निकाला। ठीक है, प्रेस को नियंत्रित करने के लिए एक ही कानून तो ये बना। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक, रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये प्रेस किसका है, कब स्थापित हुई, सारी जानकारी इसमें। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867, इसका निर्माण करके प्रेस नीति में परिवर्तन किया गया।
और आगे आप देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। तो लगातार प्रेस को क्या किया गया, कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये सबसे खतरनाक था, ठीक है, 1878। तो आपने देखा कि प्रेस नीति में भी परिवर्तन किए गए। तो ये रहा आपका 1857 की विद्रोह से संबंधित सारे पक्षों का एक अध्ययन, और उम्मीद है कि आप इससे जुड़े सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। कुछ इसके अंतर्गत और प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे संयुक्त प्रांत की महिलाओं का 1857 के विद्रोह में क्या योगदान रहा। योगदान क्या रहा, ये पर्टिकुलर पेपर 5 से ही आएगा, ठीक है। बाकी तो आपका समग्र पेपर 1 में भी आ सकते हैं, पेपर 2 में भी। दूसरा 1857 के विद्रोह में संयुक्त प्रांत या वर्तमान उत्तर प्रदेश की भूमिका, ठीक है। 1857 विद्रोह में संयुक्त प्रांत की भूमिका या योगदान। तो ये सारे सवाल आप 1857 से संबंधित इन 2 लेक्चर्स में के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बस इतना ही अच्छा।